Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Mujahid Shah. Today we will discuss about the second chapter of biology course, that is homeostasis. In previous chapter, we discussed about gas exchange in detail. That was chapter number 10, and today's chapter is about homeostasis. Here we will go through major concepts about homeostasis. That what is homeostasis, how homeostasis takes place in plants, and another topic in which we will discuss about how plants are responsible to control their water and salts level. Before going to discussing details about homeostasis, you know that what is environment. The surrounding of the biological organism which affect the biological organism is called as environment. उसमें हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, अगर वो लैंड ऑर्गेनिज्म है तो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं उसमें हम टेम्परेचर की बात करेंगे, सनलाइट की बात करेंगे, ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, हम सॉइल की बात करेंगे, सनलाइट की बात करते हैं, और विंड या एयर कंडीशंस की बात करेंगे, विंडली कंडीशंस की बात करेंगे। ये एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अगर वो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर, का मतलब है कि वाटर बॉडीज लाइक कैनाल्स, रिवर्स एंड स्प्रिंग्स, नहरें होगी, कैनाल होंगे, चश्मे हो गए, इनको हम फ्रेश वाटर बॉडीज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर साल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है, पानी के अंदर साल्ट कंसनट्रेशन कम होती है, इसलिए इन्हें फ्रेश वाटर बॉडीज कहते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो है फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, और उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो वाटर है, साल्ट है, और वहाँ पर जो अवेलेबल गैस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मेरीन या सी एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। मेरीन और सी एनवायरनमेंट का मतलब है वहाँ साल्ट की कंसंट्रेशन पानी में ज़्यादा होती है, तो वहाँ के ऑर्गेनिज्म वहाँ साल्ट लेवल को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं एनवायरनमेंट से। ये तो हमने बात की कि जो ऑर्गेनिज्म हो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में पाए जाते हैं और इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर इंटरनल टिश्यूज की बात होगी, सेल्स की बात होगी। टिश्यूज और सेल्स के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है, इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ये सेल और टिश्यू के लिए उसका एनवायरनमेंट होता है। जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसमें ब्लड प्लाज्मा होती है, जिसमें वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाइटामिन, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ साल्ट्स, और जो गैसेस होती हैं वो कैपिलरी से डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए या एंडोस्मोसिस के जरिए वो चीज़ें बाहर निकलती हैं, टिश्यू फ्लूइड में आती हैं, और टिश्यू फ्लूइड से फिर वो सेल्स को मिलती हैं, डिफरेंट टिश्यूज को मिलती हैं। इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जाइलम से वाटर और साल्ट्स वगैरह जो है वो सेल्स की तरफ आती हैं, नियर अबाउट टिश्यू फ्लूइड में आती हैं, इंटरस्टिशियम में, और उस तरीके से सेल उसको फिर डिफ्यूजन के जरिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए या पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए इन चीज़ों को अंदर लेकर आते हैं। ये है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास जो इंटरनल एनवायरनमेंट है टिश्यूज और सेल लेवल पे, उसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड हैं, जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट साल्ट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, और वाटर है, गैसेस हैं, और जो टेम्परेचर है टिश्यूज के इर्द गिर्द, एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर की हम बात कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके जो सराउंडिंग टिश्यूज के इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो इसका एनवायरनमेंट कहलाते हैं। तो बायोलॉजिकल जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना चाहता है। इन्हें अगर वहाँ पर सॉल्ट और शुगर, ग्लूकोज, विटामिन्स और गैसेस और टेम्परेचर सेल्स टिश्यूज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, जिसकी वजह से तमाम बायोलॉजिकल जो सेल्स हैं वो इफेक्टिवली एंजाइम्स की मदद से अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये उसका जो है ऑप्टिमम इन्वायरमेंट है। और इस इन्वायरमेंट के अंदर वो चेंजेस नहीं लेकर आना चाहता है, क्योंकि उस इन्वायरमेंट पे एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इफेक्टिवली जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, तो उसके अंदर वो चेंज नहीं लेकर आना चाहता है। इस मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं होमियोस्टेसिस।
होम्योस्टेसिस ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है। होम्यो का मतलब होता है सेम, स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग स्टिल। इट मीन्स दैट इज द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू चेंज इट्स इंटरनल कंडीशन। तो वो अपने अंदर की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो उसको चीज़ें चाहिए, उसके अंदर चेंज नहीं लेकर आना चाहिए, उनके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं चाहता, क्योंकि उस कंडीशंस के अंदर वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बैलेंस लेवल पे, डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो, जितना भी वाटर हो, सॉल्ट, सेल्स और टिश्यू से इतने ही लेते हैं जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसको हम एक और तरीके से जो है डिस्कस करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, कि आपकी बॉडी का नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है जब आप हेल्दी स्टेट पे हो, तो वो 37 सेंटीग्रेड है, जिसको हम 98 फ़ारेनहाइट कहते हैं। अब आप देखते हैं कि गर्मियों में टेम्परेचर अमूमन जो है वो 40 प्लस कर जाता है, 41, 42, 40 और एंड सो ऑन। तो आप बाहर का टेम्परेचर आप देखें कि वो 44 है, लेकिन अगर आप क्लिनिकल थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करें तो वो 37 है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के आपकी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो इस 37 टेम्परेचर को ही मेंटेन रखना चाहते हैं, उसके अंदर चेंज नहीं लेकर रहना चाहते। ये नहीं हो कि वो भी 40 हो जाए। इसी तरीके से अगर हम क्यों, इसकी वजह क्या है कि उस टेम्परेचर पे जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के एंजाइम्स होते हैं, पर्टिकुलर अगर यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग, तो इस टेम्परेचर पे तमाम एंजाइमेटिक एक्टिविटी इफेक्टिवली परफॉर्म हो रही होती है और वो प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं और सेल की ग्रोथ हो रही होती है, तो उसके अंदर वो चेंज नहीं लेकर आना चाहता है। अगर टेम्परेचर 40 हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, जाहिर बात है 40 टेम्परेचर टू मच हाई टेम्परेचर, और उसके नतीजे में ये है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, और एंजाइम जो है उसकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगी, वो जो है ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाएंगे, और इसी तरीके से आपके जितने भी सेल्स के जो सबस्ट्रेट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं हो, यानी सेल की ग्रोथ नहीं होगी, बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे। अच्छा, फिर हम यहाँ पर बात करते हैं अगर टेम्परेचर लो हो जाता है, जैसे सर्दी में अमूमन कभी-कभी जो है, अगर हम पाकिस्तान रीजन की बात करें, इस्लामाबाद रीजन की बात करें, या अगर 0 पे फिर -1 हो जाता है या -2 हो जाता है, तो ये लो टेम्परेचर है। या अगर हम हिली एरियाज़ की बात करें तो -10, -15 तक चला जाता है। लेकिन जो ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर वो 37 रहता है, वो -15 पे नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या है कि बाहर टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर -15 है और आपकी बॉडी का 37 सेंटीग्रेड है। बाहर टेम्परेचर 44 है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 है। तो ये जो फ्लक्चुएशन हमारे बॉडी के बाहर है टेम्परेचर की, उस को जो है, वो जैसे भी फ्लक्चुएशन है, बॉडी उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगी, बल्कि बॉडी अपनी कंडीशंस को देखेंगी जिसमें वो बेस्ट परफॉर्म करे, दैट 37। तो इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये थर्मो रेगुलेशन है, जिसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है और वो मेंटेन कर रहा है। दैट इज अदर एस्पेक्ट है कि इसको भी हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। फिर अगर हम आ जाए कि फ्रीक्वेंटली बाजू का जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाते हैं। ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाने का जो होता है वो इस वजह से कि जिस्म के अंदर जो वाटर सरप्लस हो जाता है वो जिस्म अपने पास नहीं रखना चाहती, और आपका जो ब्लैडर होता है वो वाटर से फिल अप हो जाता है, जिसको यूरिन कहते हैं, और उसके बाद से वो आप उसको टाइम टू टाइम डिस्चार्ज करते हैं। तो दैट इज अगेंस्ट, अगेन हम होम्योस्टेसिस की बात करें कि जिस्म अपने अंदर वाटर को इक्विलिब्रियम स्टेट पर रखता है, जब सरप्लस हो जाता है तो वो यूरिन के फॉर्म में डिस्चार्ज होता है। इसी तरह जब आप पानी कम पीते हैं तो आपके हम देखते हैं कि आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए नहीं जाते। उसकी वजह है कि आप एक तो पानी कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पानी इस्तेमाल कर वो बॉडी की सेल की रिक्वायरमेंट के लिए होता है, और जिसम नहीं चाहते कि वो जो वाटर जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको जिसम से बाहर निकालें। दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। यानी द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इट्स वाटर एंड साल्ट लेवल इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो कहने का मतलब ये है कि होम्योस्टेसिस में एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द, चाहे वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, साल्ट की कंसंट्रेशन या केमिकल कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज, उस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल टिश्यूज ने उसमें से उतना ही अपटेक करना है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, और वो उसको इक्विलिब्रियम स्टेट पर रखेगा। दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। The tendency of an organism or cell to regulate its internal condition, such as chemical composition of its body fluid, और बॉडी फ्लूइड्स में हमने डिस्कस कर लिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड के हवाले से। केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि सेल्स और टिश्यूज की सराउंडिंग में साल्ट की कंसंट्रेशन
ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन, मिनरल्स की कंपोजिशन और अदर केमिकल कंपाउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन अगर वो कांस्टेंट है, सेल्स और टिश्यूज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो सेल हेल्थली और फंक्शनली यानी इफेक्टिवली परफॉर्म करेगा, ग्रो करेगा और अपने प्रोडक्ट्स बनाता जाएगा, रिगार्डलेस कि आउटसाइडर कंडीशन क्या है, बाहर से टेम्परेचर ज़्यादा है, सेल ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा है, अदर कंपाउंड ज़्यादा, उसमें से वो इतना अपटेक करेगा और मेंटेन करने की कोशिश करेगा। दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। अब जो हम नतर जो हमारे पास है कि देयर आर डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस व्हिच इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। जैसे सबसे पहले हमारे पास है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में हम बात करेंगे कि इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी फ्लूइड। जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि ऑस्मोरेगुलेशन एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने अंदर सॉल्ट और वाटर के लेवल को मेंटेन रखता है। अगर हमारे जिस्म के अंदर वाटर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट से ज़्यादा हो जाए, तो हम इसको जिस्म से डिस्चार्ज करते हैं थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। और अगर वो हमारे जिस्म के अंदर नाकाफ़ी हो, सफिशिएंट ना हो, तो हमारे जिस्म उसको जिस्म से बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि वो जो वाटर सॉल्ट्स हैं वो बॉडी की एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होती हैं। So the ability of an organism to regulate its water and salt condition is called as osmoregulation। और ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स कहते हैं। अब हमारे अंदर ऑस्मोरेगुलेटर ऑर्गन्स कौन सा है? हमारे अंदर ऑस्मोरेगुलेटर ऑर्गन है किडनी। किडनी जो है वो ब्लड के अंदर सरप्लस साल्ट और वाटर को फिल्टर करती है और इसी तरीके से उसको फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है और उस तरह उसको जिस्म से निकाला जाता है। दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। फिर उसके बाद हमने भी डिस्कस किया थर्मो रेगुलेशन। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर थर्मो रेगुलेशन। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो देखें कि जब भी हमारा टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट या 37 सेंटीग्रेड से एक्सीड कर जाता है, तो आप देखते हैं कि इस टेम्परेचर पे एक तो ये है कि जब एक्सीड करेगा तो बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी की वो डिस्टर्ब होगी। दूसरा कि जब टेम्परेचर जो ही ज़्यादा हो जाता है, आपके अंदर नेचुरली तौर पे स्वेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं पसीने बनने का। क्योंकि जो स्किन है उसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स होता है, और स्वेट क्या होती है कि जो आपका वाटर होता है, साल्ट्स और प्लस टेम्परेचर जो इंटरनल होता है, वो स्वेट ग्लैंड्स के जरिए बाहर स्किन के ऊपर आता है और स्किन से वाटर एवपोरेट करता है। जब स्किन से वाटर एवपोरेट करता है तो साथ वाटर भी एवपोरेट हो जाता है, उस पर आपका बॉडी टेम्परेचर जो 98 फ़ारेनहाइट या 37 से एक्सीड कर गया होता है, वो नॉर्मल स्टेट पे आना शुरू कर देता है। जब टेम्परेचर नॉर्मल 37 पे आ जाता है, आपकी बॉडी जो स्वेटिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड एज स्किन मेंटेन के जिसम अपने अंदर टेम्परेचर जब इंक्रीज कर गया तो उसको नॉर्मल 37 पे ले आए बाय स्वेटिंग मैकेनिज्म, और इस तरीके से अब वो जो है हमारे पास फर्दर जो स्वेटिंग का प्रोसेस है वो सीज हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर टेम्परेचर कम हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर 98 फ़ारेनहाइट से बिलो, तो आपके मसल्स के अंदर शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। उसका मकसद टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। जो फूड है आपके सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो गई, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई और इससे आपकी बॉडी की हीट एनर्जी मेंटेन हो जाएगी, वापस 37 पे आ जाएगी। आपकी जो एवापोरेशन है वो सीज हो जाएगा, जो स्वेटिंग का प्रोसेस है वो सीज हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपका टेम्परेचर नॉर्मल 37 पे वापस आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। Another biological process which is called as excretion, it is one of the homeostatic process। इस प्रोसेस में एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अपने जिस्म से तमाम मेटाबॉलिक वेस्ट को जो उसके अंदर एज ए बायोकेमिकल रिएक्शन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो परफॉर्म हो रही होती है उसके अंदर एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, उनको इमीडिएटली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के जरिए डिस्चार्ज करते हैं। इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब हमारे पास है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, यानी जो सेल्स के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन हो रही होती है, उनकी ब्रेक डाउन के दौरान जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारे जिस्म को नहीं चाहिए होते हैं, जो हमारे सेल्स और टिश्यूज के जो जिस्म के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। और उन मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए जो मैकेनिज्म है उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। तो उसमें हम अपने जिस्म से फिर वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हम डिस्चार्ज करते हैं।
ओके, होम्योस्टेसिस अब हम डिस्कशन करेंगे। जो मेजर टॉपिक हमारे पास है कि हाउ होम्योस्टेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्लांट्स आर सिंपल ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू एनिमल्स। सो हाउ द प्लांट्स remove carbon dioxide and how it take oxygen and how surplus oxygen can be discharged into the environment। इसके लिए हम आएंगे एक डायग्राम की तरफ जो प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, बल्कि प्रीवियस चैप्टर में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। हमने बात की दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जिसमें हमारे पास अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो है वेक्सिक्यूटिकल है जो एयरपोर्ट ट्रांसपायरेशन को रोकती है। नीचे हमारे पास पेलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं। फिर उसके बाद से स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं। पेलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स हैं। इसके अंदर एयर स्पेसेस हैं। ये लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस। और इसके अंदर ये गार्ड सेल हैं, और गार्ड सेल्स के अंदर ये जो स्पेस है उसको हम कहते हैं स्टोमा या स्टोमेटा। अब जब डे टाइम के अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती इन मेसोफिल सेल्स में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं, और एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास ऑक्सीजन बनती है। एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास वाटर बनता है, और एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास ग्लूकोज बनता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अमल से बनी है, वो उस वक्त डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है, यानी जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनी है, फोटोसिंथेसिस के अमल में बनी है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट कर ऑक्सीजन, वो उस वक्त यहाँ पर जो सेल्स के अंदर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है जिसमें फूड की ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है, उसमें भी यूटिलाइज होती है। और वहाँ पर उस प्रोसेस के अंदर बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो उस वक्त फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनने वाली ऑक्सीजन यहाँ की सेल की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है। इसलिए डे टाइम में जो ऑक्सीजन होती है वो सरप्लस होने की सूरत में वो गार्ड्स के जरिए, गार्ड सेल के अंदर जो स्पेस है इसके जरिए बाहर इन्वायरमेंट के अंदर डिस्चार्ज हो जाती है। इसी तरह जो अगर हम नाइट टाइम की बात करेंगे तो नाइट टाइम के अंदर सनलाइट अवेलेबल नहीं होती है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सीज्ड होता है, स्टोमा क्लोज होता है। तो उस अमल में सेल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। तो टाइम टू टाइम ये हमारे पास स्टोमा ओपन होता है, ऑक्सीजन नाइट टाइम में लीफ एब्जॉर्ब करते हैं, लीफ सेल थ्रू दैट इज कॉल्ड एज गार्ड सेल एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो ऑक्सीजन जो सेल्स के अंदर आती है, सेलुलर रेस्पिरेशन एक्टिविटी होती है, फूड की ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो चूंकि अब रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज की जाती है। तो इसकी समरी हमारे पास ये है कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनने वाली ऑक्सीजन सरप्लस होती है, और वो प्लांट्स बाहर डिस्चार्ज करते हैं। और नाइट टाइम में चूंकि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सीज होता है, सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, तो नाइट टाइम में प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, और बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो सेलुलर रेस्पिरेशन में बनती है, वो एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो डिस्चार्ज करते हैं। तो ये तो हम इसको प्रीवियस जो है चैप्टर में हमने डिस्कस कर रहे थे कि हाउ प्लांट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नाउ another that is activity that how plants remove extra water from their bodies। तो प्लांट्स जो है ज़्यादातर जो है वाटर को यूटिलाइज करते हैं फ्रॉम द सॉइल। ज़्यादातर वो सॉइल से वाटर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स, और रूट्स के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको रूट हेयर्स कहते हैं, उनकी मदद से उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा जो प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर बनता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन की एक्टिविटी में बनता है, जिसमें जब C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की मदद से फूड की ब्रेक डाउन होती है, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, एटीपी एनर्जी बनती है, और वाटर भी ऐसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के तौर पे बनता है। तो प्लांट्स के अंदर वो वाटर भी यूटिलाइज होता है, और प्लस जो है वो जो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स, वो वाटर भी यूटिलाइज होता है। इसी तरह जो हमारे पास एक्वेटिक एनवायरनमेंट के जो प्लांट्स है वो भी रूट हेयर्स की मदद से जो है अपने वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब सरप्लस वाटर के लिए हमारे पास ये है कि जो लैंड प्लांट्स होते हैं, लैंड प्लांट्स, उनमें ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है, और इसको आप जो है क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रांसपायरेशन हमारे पास क्या है? इट इज द लॉस ऑफ सरप्लस वाटर, और इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, स्पेशली थ्रू स्टोमेटा ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ये स्टोमेटा लीव्स के अंदर भी होते हैं, और ये यंग स्टेम्स के अंदर भी होते हैं, जिसको नॉन वुडी स्टेम्स कहते हैं। उनके जरिए जो सरप्लस वाटर होते हैं वो एपोरेट होता है।
ये जो एवापोरेशन ऑफ वाटर है इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। लेकिन बास प्लांट्स के अंदर ऐसा है, जैसे हम कहते हैं हमारे पास कोलकेशिया है, जैसे हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, जैसे हमारे पास ग्रासेस हैं। इनमें हमारे पास क्या होता है कि नाइट टाइम में बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रॉसेस नहीं होता, और वाटर जब अपटेक होती है वो वाटर आपके पास जाइलम में आता है, और जाइलम से फिर वो जाइलम ऑफ द स्टेम से वो जाइलम ऑफ द लीफ में आ जाता है, और जाइलम ऑफ द लीफ में से फिर वो वाटर जो है, चूंकि स्टोमेटा बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकती नाइट टाइम में। तो ये जो वाटर होता है, ये जो ग्रासेस हैं, स्ट्रॉबेरी है, कोलकेशिया है, इन लीव्स के मार्जिन, जिसको हम अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, इन मार्जिन्स के करीब जो स्पेशल वाटर स्टोरिंग ग्लैंड्स होते हैं उनको हाइडाथोड्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हाइडाथोड्स कहते हैं। उन ग्लैंड्स के अंदर वो जो वाटर होता है वो स्टोर हो जाता है, और फिर वहां से वो वाटर जो है वो मार्जिन्स के ऊपर वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, और मेक अ लार्ज ड्रॉपलेट। जैसे हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं कि ये हमारे पास है। तो इनमें हमारे पास ये है कि जब जालिम के अंदर वाटर सरप्लस हो जाता है तो वो जालिम टिश्यू से निकल आता है, और उसके बाद से जो मार्जिन के करीब यहाँ पर हाइडाथोड्स हैं, वाटर स्टोरिंग टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, यहाँ पर वाटर स्टोर हो जाता है, और फिर वो लीफ एपिडर्मिस जो होती है, जो इसके ऊपर वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो जमा होने शुरू हो जाते हैं, और स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिलकर एक लार्ज ड्रॉप्स बनाते हैं, और फिर ये जो लार्ज ड्रॉप्स होते हैं ये जो है प्लांट के जो लीफ सरफेस है उससे ड्रॉप डाउन होते हैं। तो इसको हम यहाँ पर जो है डिफाइन करेंगे कि द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड एज गुटेशन। ये हमारे पास गुटेशन है, एक वाटर ड्रॉपलेट्स का मार्जिन के ऊपर अपीयर होना, ये हमारे पास क्या है? गुटेशन है, और इसको हम गुटेटेड वाटर भी कहते हैं, गुटेशन वाटर भी कहते हैं। अब हमारे पास इट मस्ट नॉट हैव टू बी कंफ्यूज, ये भी हमारे पास एक गुटेशन वाटर है, ये भी हमारे पास गुटेटेड वाटर है। एक होती है ड्यू ड्रॉप्स। तो ड्यू ड्रॉप्स मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद द गुटेशन। जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं वो हमारे पास ये होता है कि जो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, तो अमूमन आप देखते हैं कि रात का जो आखिरी हिस्सा होता है, जिसको हम कहते हैं कि नियर टू मॉर्निंग, यह इस वक्त टेम्परेचर लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो हवा के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लो टेम्परेचर की वजह से वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, और उसके बाद से वो लीफ सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं। वो कहीं और सही नहीं आते हैं। लीफ की इर्द गिर्द जो हवा होती है उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब टेम्परेचर लो हो जाता है वो कंडेंस हो जाते हैं और लीफ की सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इज ड्यू वाटर, दैट इज नॉट गुटेटेड वाटर। अच्छा, इसके हम एक और जो है गेस कर सकते हैं। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि ये गुटेशन वाटर है या ये ड्यू ड्रॉप है? तो उसमें ये है कि अगर आप अगर इसकी केमिकल एनालिसिस करें लेबोरेटरी में, जो ड्रॉप को उठाएं, तो जिस वाटर के अंदर साल्ट्स होंगे वो गुटेटेड वाटर होगा, और जिस वाटर ड्रॉप के अंदर जो आपने लीफ से लिया उसके अंदर साल्ट्स नहीं होंगे वो ड्यू ड्रॉप होंगे। वजह क्या है कि जो गुटेटेड वाटर है वो लीफ के अंदर से निकलता है और मार्जिन पे आता है, तो अपने साथ साल्ट्स भी लेकर आता है। लेकिन जो हमारे पास ड्यू ड्रॉप होते हैं वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में टेम्परेचर लो होने की वजह से कंडेंसेशन के प्रोसेस से वो लीफ की सरफेस के ऊपर बैठ जाती है, जिसको हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। जी, ये हमने ट्रांसपायरेशन की बात की है कि यहाँ पर इसके अंदर जो है लोअर एपिडर्मिस या अपर एपिडर्मिस पे क्यूटिकल होती है, ट्रांसपायरेशन कम से कम होती है, एवापोरेट ट्रांसपायरेशन जो चेक होता है। लेकिन लोअर एपिडर्मिस में लैंड प्लांट्स के अंदर अगर हम मेसोफाइट्स की बात करें तो वहाँ पर स्टोमेटा की कंसंट्रेशन लोअर एपिडर्मिस पे ज़्यादा होती है, और यहाँ पर एवोपो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। इसका मतलब है कि प्लांट्स ट्रांसपायरेशन और गुटेशन प्रोसेस से सरप्लस वाटर को वो अपने जिस्म से निकालते हैं। गैसेस और वाटर के बाद से another important topic that is about removal of other metabolic waste by the plants। तो कुछ प्लांट्स के अंदर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीलेट, और सम प्लांट्स के अंदर रेजिन, सम प्लांट्स के अंदर गम्स, और सम प्लांट्स के अंदर लैटेक्स, और सम प्लांट्स के अंदर म्यूसिलेज प्रोड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, वो ये कहते हैं कि ये जो केमिकल कंपाउंड्स ये प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। But some of the plant physiologists considered that these are the metabolic waste which are produced in various organs of the plants। और फिर उसके बाद से
वो जो है या तो वो स्टोर हो जाते हैं या फिर वो अपनी जिस्म से बाहर जो है कट्स के ज़रिए और बार्क के ऊपर ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ये डिस्चार्ज करते हैं, तो वो इनको एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट कंसिडर करते हैं। हालांकि ये ज़्यादातर फिजियोलॉजिस्ट का ख्याल है कि ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो इसके प्रोडक्ट्स हैं और वो अपनी इनको एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करता है। पहला हमारे पास प्लांट के अंदर जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है, इट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द लीव्स एंड द स्टेम ऑफ मैनी प्लांट। फॉर एग्जांपल टोमेटो, आलमंड्स, कैबेज, ग्रीन पीन्स, स्पाइनच, मलबरी वगैरह। अगर इसके हम डायग्राम को जो है ऑब्जर्व करें, अगले डायग्राम पे आए तो ये वो क्रिस्टल्स हैं। दीज आर क्रिस्टलाइन कैल्शियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ऑक्सीलेट भी केमिकल कंपाउंड है जो स्पाइनच वगैरह, साग वगैरह में, टोमेटो के अंदर जो है बाई प्रोडक्ट के तौर पे मौजूद होते हैं। जब कैल्शियम और ऑक्सीलेट मिलते हैं तो बनने वाले कंपाउंड को कैल्शियम ऑक्सीलेट कहते हैं और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर टोमेटो के अंदर ये मौजूद होते हैं। उनके जो है स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो इट कैन बी कंसिडर एज ए वन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स। फिर इसके बाद हम रेजन्स की बात करते हैं कि सम प्लांट्स जो है जिलेटिन स्टिकी मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं जिनको रेजन्स कहते हैं। इसमें हमारे पास जो है कॉनिफरस प्लांट्स में सिदार है, पाइन है, रेडवुड है, यू एटसेट्रा है। तो द रेजन्स कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय द कॉनिफरस प्लांट्स। इसी तरह कुछ प्लांट जो है वो गम्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें प्लांट्स में इनमें एग्जांपल्स हमारे पास कीकर है, ओट है, बार्ले है, ब्राउन है, एकेशिया प्लांट है और इस तरह और भी एग्जांपल हैं। सम प्लांट प्रोड्यूस मिल्की मटेरियल। कुछ आपने नॉन वुडी प्लांट्स देखे होंगे या रबर का प्लांट देखा होगा, उसके अगर आप पत्ते को तोड़ दे तो उसमें से वाइट मिल्की मटेरियल, मिल्की अपीयरेंस का फ्लूइड बाहर निकलता है जिसको लेटेक्स कहते हैं। और इसमें हम रबर की बात करते हैं, ओपियम पॉपी प्लांट जिससे हेरोइन वगैरह बनाई जाती है, और पपाया प्लांट जो है इसकी एग्जाम्पल्स में आती है। Mucilage is another metabolic waste product, can be considered by some of the physiologists, plant physiologists। इसमें हम कार्निवोरस प्लांट्स की बात करेंगे। कार्निवोरस प्लांट्स को हम आगे डायग्राम में डिस्कस करेंगे। और लेडी फिंगर जिसको ओकरा भी कहते हैं, जिसको भिंडी भी कहते हैं, तो उसको जब अमूमन आप छुरी से काटते हैं तो उसके अंदर जो लेसदार मादा होता है, मटेरियल होता है, उसको हम म्यूसिलेज कहते हैं। जो हमने भी केमिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं, उन केमिकल प्रोडक्ट्स के मुख्तलिफ डायग्राम जो है वो मौजूद हैं, जिनको हम जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द प्लांट जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट उसके सरफेस पे क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल। याद रखें कि कैल्शियम ऑक्सीलेट इज वन ऑफ द स्टोन इन ह्यूमन किडनी। जो ह्यूमन किडनी के अंदर स्टोन बनते हैं उसका नाम भी कैल्शियम ऑक्सीलेट है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं और उनको किडनी स्टोन्स कहते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन नेचर होती है और ये प्लांट्स भी जो है वो बनाते हैं और उसको एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट कंसिडर किया जाता है। इसी तरह जैसे अनदर प्लांट जिसके अंदर ये आप देख रहे हैं कि गम्स सिक्रीट हो रही है, वो गम्स, जैसे गोंद पलाई भी आप उसे कहते हैं, जो उसको आप ठंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी नेचर मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ प्लांट्स के जो गम की नेचर है, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो दीज आर कॉल्ड एज गम प्रोड्यूस बाय वेरियस प्लांट्स। और इनको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज के अंदर, टायर इंडस्ट्रीज के अंदर इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। मेडिसिनल पर्पज के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी गम सिक्रेटिंग है, बार्क है, उसके जो कट्स हैं, इससे यहाँ पर ये गम जो है वो रिलीज हो रही है। इसी तरह लेटेक्स की हमने बात की कि जो पपाया प्लांट्स हमारे पास होते हैं उनसे यहाँ पर ट्री है और उसके साथ ये कप लगाए हुए, ये इंडस्ट्री लेवल पे भी है और उसको हम कहते हैं फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन लेटेक्स को जमा किया जाता है और उसके बाद से इनको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर जो है एज ए वन ऑफ द इंग्रेडिएंट के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाता है, पर्टिकुलरली कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में। इसी तरह यहाँ पर आप देखें ओपियम पॉपी प्लांट, इसके अंदर जो है यहाँ पर ये लेटेक्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ये तो डायग्राम का मकसद ये होता है कि उनमें आपको नजर आ जाए कि भाई कि बाकी ये केमिकल कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं और जब आप डायग्राम को ऑब्जर्व करते देखते हैं तो आपसे फिर वो चीज़ें भूलती नहीं है एंड यू विल हैव टू रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम। इसी तरह म्यूसिलेज सिक्रेटिंग प्लांट सनड्यू, ये हमारे पास एक कार्निवोरस प्लांट है जिनको हम सनड्यू कहते हैं। इनके टिप्स पर आपको जो है क्रिस्टलाइन, शाइनी क्रिस्टलाइन फ्लूइड नजर आ रहा है। ये स्टिकी नेचर होता है, ट्रांसपेरेंट नेचर होता है
और ये मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को यहाँ पर कैप्चर करती है। जब इंसेक्ट को यहाँ पर फ्लाई करके इसके ऊपर बैठ जाता है तो वो स्टक कर जाता है, और ये फिर अपनी एंजाइम्स की मदद से, चूंकि वो इंसेक्ट सब तरफ जो है वो उड़ नहीं सकता, फिर जा नहीं सकता, क्योंकि वो यहाँ स्टक कर जाता है, तो वो यहाँ डेड हो जाता है। और उसके बाद से यहाँ पर ये जो आपको टिप्स नजर आती है, इसके साथ पीछे ये कैनाल है। इस कैनाल के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो बाहर रिलीज होते हैं, और यहाँ पर जो इंसेक्ट बैठा होता है उसकी बॉडी को आफ्टर डेथ के बाद उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देता है, और उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर लेते हैं, तो इनको हम कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो ये म्यूसली सिक्रीटिंग प्लांट्स हैं। और कार्निवोरस प्लांट्स ये होते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी भी करते हैं, लेकिन साथ साथ ये इंसेक्ट का भी शिकार करते हैं। तो ये इंसेक्ट का शिकार इसलिए करते हैं कि जिन सॉइल्स के अंदर पाए जाते हैं, जिन जमीनों में पाए जाते हैं, वहाँ प्रोटीन कंटेंट कम होता है। अपने अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं, तो इसलिए इन्हें कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं। दैट इज अनदर स्लाइड फॉर म्यूसलेज, जिसमें हम एपिडर्मल लीफ सेल्स के अंदर सीना की बात करें। कुछ हमारे पास फाइजेलम जो है लेन सीड्स हैं, फाइजेलम इनकी सीड कोट के अंदर भी म्यूसलेज पाई जाती है। इस तरह मार्शमेलो हमारे पास जो प्लांट है उसके रूट्स के अंदर ये म्यूसलेज सिक्रीट होती है, और इस तरह स्लिपरी एलम प्लांट जो है उसके बार्क्स के अंदर भी म्यूसलेज होती है, जो कि स्टिकी नेचर होती है। Another important topic of discussion जो हमारे पास है, that is osmotic adjustment in plants. Osmotic का मतलब हमारे पास ये होता है कि how plants regulates its water and salt potential. इसका मतलब अगर आपको osmosis पता है तो osmosis को हम यूँ डिफाइन कर रहे हैं कि the movement of water molecule from that is a dilute environment to concentrated environment. ने जिस जगह पर आपके पास वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सॉल्यूट कम हो, यानी सॉल्वेंट ज़्यादा और सॉल्वेंट ज़्यादा हो और सॉल्यूट कम हो, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का उस इन्वायरमेंट उस तरफ जाना जहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, और वो जो सॉल्यूट ज़्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो, कंसंट्रेटेड कहते हैं, थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के जरिए से वाटर का हमारे पास डाइल्यूट इन्वायरमेंट से कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट की तरफ जाना, ताकि उसको वो ऑप्टिमाइज कर सके, उसको डाइल्यूट कर सके, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, और उसी से लफ्ज लिखते हैं ऑस्मोटिक। इसका मतलब है कि जो प्लांट्स डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं वो अपने अंदर वाटर और साल्ट के लेवल को कैसे रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहला आज हमारे पास टॉपिक है, उसमें है हाइड्रोफाइट्स। एज द नेम इंडिकेट्स, हाइड्रो का मतलब वाटर है, फाइटोन ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज है, फाइटोन फिल से निकला है, फिल का मतलब होते हैं प्लांट, लीफ और ट्री को कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स में एग्जांपल्स हमारे पास ये है, वाटर लिली, वुल्फिया और लेमना। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कशन करते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स के हाइड्रोफाइट्स इस किस्म के प्लांट्स हैं जो ऐसे जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, या तो वो पार्शली सबमर्ज्ड होते हैं। पार्शली का मतलब है कि उनके कुछ प्लांट के पार्ट्स पानी के अंदर डिप हुए होते हैं और प्लांट का कुछ हिस्सा पानी से बाहर होता है, या वो कम्प्लीटली सबमर्ज होते हैं, यानी पानी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे CLG वगैरह हमारे पास हैं, तो उसको हम कहते हैं कम्प्लीटली जो है सबमर्ज प्लांट्स। और एक कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शली सबमर्ज होते हैं, इसका मतलब है कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो प्लांट का वाटर के अंदर होता है, और कुछ जो है वो वाटर से बाहर होता है। क्योंकि वहां पर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो फिर वो ऐसे प्लांट्स अपने वाटर लेवल को कैसे मेंटेन रखते हैं। इस किस्म के प्लांट की जो लीफ होती है उसके अपर एपिडर्मिस पे या तो थिन क्यूटिकल होती है या क्यूटिकल ना होने के बराबर होती है, क्योंकि क्यूटिकल वैक्सीलर होती है, ये ट्रांसपायरेशन को रोकती है। तो जितना कि क्यूटिकल थिन होगा उतने ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो ज्यादा होगा। अमूमन ये जो प्लांट्स होते हैं इनके लिए फ्लैट होते हैं, उनके अपर एपिडर्मिस पे क्यूटिकल थिन होती है या ना होने के बराबर होती है, और अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा की तादाद ज्यादा होती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को डायरेक्टली जो है वो सनलाइट को फेस कर रहे होते हैं, तो इसलिए ट्रांसपायरेशन का अमल ज्यादा होता है। तो जो कि इन प्लांट्स में वाटर मुसलसल आ रहा होता है, तो अपर एपिडर्मिस फ्लैट होने की वजह से, लीफ फ्लैट होने की वजह से, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होने की वजह से ये मुसलसल वाटर को ट्रांसपायर करते रहते हैं और इस तरह अपने वाटर लेवल को मेंटेन रखते हैं। यानी इसका मतलब है कि इनकी बॉडी के अंदर वाटर जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहता है और सल्फ्यूरस वाटर को वो डिस्चार्ज करते रहते हैं। दैट इज ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म। स्टोमेटा दैट आर ओपन मोस्ट ऑफ द टाइम, एन इंक्रीज नंबर ऑफ स्टोमेटा इनमें होती है, लेस रिजिड स्ट्रक्चर होता है, दैट द प्लांट बॉडी इज वेरी सॉफ्ट, दैट इज नॉट वेरी हार्ड। लेकिन जब हम मैंग्रोव्स की बात करते हैं, ऐसे फॉरेस्ट
ऐसे ट्रीज जिनके जो ट्रंक्स होते हैं वो ज़्यादातर वाटर के अंदर डिप रहते हैं और ट्रंक का थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो पानी से ऊपर होता है। तो मैंग्रोव वो भी इसकी एग्जांपल हमारे पास हैं हाइड्रोफाइट्स की। फ्लैट लीव्स चौड़े होते हैं और एयर सैक्स और फ्लोटिंग के लिए होती है और अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा होती है ताकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। स्मॉल एंड फीदरी रूट्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए है। स्पेशलाइज्ड रूट्स एबल टू टेक इन ऑक्सीजन ताकि और उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स। और फिर इसके बाद हम देखेंगे उसके अंदर डायग्राम्स भी हैं। This is one of the slide showing hydrophytes, plants living are submerged in water. That is called partially submerged. देखें these are the flat leaves हैं और जितना फ्लैट लीव होगा स्टोमेटा की तादाद ऊपर ज्यादा होगी और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस वो ज्यादा होगा, एवापोरेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा, इसलिए ये वाटर के लेवल को मेंटेन रखते हैं और इनके अंदर जो सरप्लस वाटर होता है वो एवापोरेट होता रहता है। फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में हमारे पास एक और नहीं है, हमारे पास है वुल्फी है, लेमना है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। दीज आर द एग्जांपल। सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स में हाइड्रिला आपके पास है, बहुत है, कॉमन एग्जांपल है हाइड्रिला प्लांट। कारा आपके पास है, विलिस्नीर आपके पास है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स विच आर कॉल्ड सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, जो पानी के अंदर कंप्लीटली डिप रहते हैं, पानी के अंदर मौजूद होते हैं। Another important topic of discussion that is called osmotic adjustment in plants, that is called xerophytes. Xerophytes में हम एग्जांपल्स की बात करेंगे, कैक्टाई की बात करेंगे, एलो की बात करेंगे, ब्राइफाइलम की बात करेंगे। जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो इस किस्म की कंडीशंस पे रहते हैं जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, पानी इंतहाई कम मिकदार में होता है, सॉइल के अंदर वाटर डेफिशिएंट होता है, जिनको अमूमन डेजर्ट रेंज भी कहते हैं, डेजर्ट एरियाज भी कहते हैं, डेजर्ट एनवायरनमेंट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड जीरोफाइट प्लांट। अब जारी बात है अगर वो प्लांट डेजर्ट में पाए जाते हैं या जहाँ पर रेनफॉल कम होती है, जहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन कम होती है, तो हाउ द प्लांट्स अडॉप्ट देमसेल्फ ओवर देयर, वो फिर पानी को कैसे जो है यूटिलाइज करते हैं, जो अवेलेबल वाटर होता है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं और वो कैसे सर्वाइव करते हैं। इस किस्म की लीफ में एक तो हमारे पास ये होता है कि थिक क्यूटिकल होती है अपर एपिडर्मिस पे, वैक्सी ऑयली लेयर थिक होती है जिसके नतीजे में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कम से कम होगा। दूसरी बात ये है कि इनकी जो लीफ साइज होता है, पत्ते का जो चौड़ा हिस्सा होता है, लीफ लेमिना उसे कहते हैं या लीफ ब्लेड कहते हैं। तो लीफ फ्लैट नहीं होती, लीफ नैरो होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। अक्सर जो हमारे पास जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, बिफोर द हॉट समर्स कम, वो जो लीव्स होते हैं वो ड्रॉप डाउन कर लेते हैं ताकि वो ट्रांसपायरेशन के अमल को रोक सके और जो अवेलेबल वाटर है उसकी स्टेम के अंदर और टिश्यूज के अंदर वो जो है वो मौजूद रहे। तो थिक क्यूटिकल की प्रेजेंस, लीफ लेमिन और लीफ प्लेट इट्स बी ऑफ स्मॉल साइज, ठीक है। और अपर एपिडर्मिस पे वेरी लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा और प्रोबेबली स्टोमेटा मौजूद नहीं होते हैं। लोअर एपिडर्मिस पे जो स्टोमेटा होते हैं वो एपिडर्मिस की मार्जिन पे नहीं होते, वो अंदर की तरफ होते हैं, जिसको मैं एक डायग्राम में भी आके शो करूंगा। वो अंदर की तरफ होते हैं, डायरेक्टली एयर को एक्सपोज नहीं होते। जब स्टोमेटा अंदर की तरफ होते हैं और बाहर बिल्कुल मार्जिन पे नहीं होते, तो इसका मतलब ये कि ये इसलिए होता है कि ट्रांसपायरेशन और एपोरेशन के प्रोसेस को जो है वो प्रिवेंट किया जा सके और कम से कम जो है वाटर लॉसेस हो, क्योंकि ये जीरोफिटिक कंडीशन है और यहाँ पर वाटर जो है वो डेफिशिएंट होता है। ये हमने भी बात की कि स्मॉल लीफ सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया फॉर एपोरेशन होगी। अगेन ये हमने वाटर को जो है वो कंट्रोल करना है, उसकी एपोरेशन को रोकना है। लो स्टोमेटा डेंसिटी, स्मॉलर सरफेस एरिया डिफ्यूजन। लो स्टोमेटा डेंसिटी का मतलब है कि जो स्टोमेटा है उनकी तादाद जो है वो कम होती है ताकि ट्रांसपायरेशन का अमल कम से कम हो। सनकन स्टोमेटा, द स्टोमेटा आर नॉट प्रेजेंट ऑन मार्जिन बट इंटीरियरली अंदर की तरफ होते हैं, सो दैट द स्टोमेटा इज नॉट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द एयर, सो इट प्रिवेंट एवापोट्रांसपायरेशन। इसी तरह जो स्टोमेटल हेयर्स होते हैं वो इर्द गिर्द ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखते हैं, और जब गार्ड सेल के इर्द गिर्द स्टोमेटल के इर्द ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी तो इसका मतलब है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन होगा, कम से कम होगा। और जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं इसमें अनदर हमारे पास एक एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, क्योंकि वाटर डेप्थ में होता है, तो नेचर ने इन प्लांट्स को जो है डीप रूट्स दी होती हैं और ये डीप रूट्स होने की वजह से ये हमारे पास डिस्टेंट एरिया ऑफ द सॉइल से जो है वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और अपने अंदर स्टोर करने की भी इनमें सलाहियत होती है। और दूसरी बात उन जो अवेलेबल वाटर है उससे वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो स्टेम्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जूसी होते हैं, क्योंकि स्टेम के अंदर जो आउटर कवरिंग है वो एपिडर्मिस है।
एपिडर्मिस की जो सेकंड लेयर होती है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स लेयर का नाम है। कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं पैरेन्काइमल सेल्स, थिन लिविंग वॉल सेल्स होते हैं। ये उन सेल्स के अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। वाटर कहाँ पर स्टोर होता है? पैरेन्काइमल सेल्स के वैक्यूल्स के अंदर और साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर स्टोर होता है। जब ये वाटर स्टोर कर लेते हैं तो इनकी वजह से इनके स्टेम जूसी कहलाते हैं और इनको हम कहते हैं सक्सुलेंट स्टेम्स। इसी तरह जो ज़ीरोफाइटिक में कुछ प्लांट्स हैं जिनके रूट्स भी जूसी नेचर होते हैं। जूसी नेचर का मतलब है उनमें पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं और वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं और इस तरीके से दे आर कॉल्ड एज सक्सुलेंट ऑर्गन, दैट इज सक्सुलेंट स्टेम एंड सक्सुलेंट root that contain parenchymal cells, and the parenchymal cells hold and store water for dry condition, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को वो मेंटेन रख सकें। ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें आप देखते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्शन थ्रू लीफ ऑफ ज़ीरोफाइटिक प्लांट। आप देख रहे हैं कि क्यूटिकल है, ऑयली सरफेस है जो वाटर के ऊपर ट्रांसपायरेशन को रोकता है। फिर उसके अंदर हम यहाँ पर बात करें कि म्यूजिफिल सेल्स हैं, फिर स्पॉन्जी म्यूजिफिल सेल्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लोअर एपिडर्मिस मार्जिन है और ये लोअर एपिडर्मिस मार्जिन जो स्टोमेटा है वो अंदर की तरफ है। जो यहाँ गार्ड चले इसके दरमियान में स्पेस जो स्टोमेटा है, तो द स्टोमेटा इज नॉट प्रेजेंट इन दिस मार्जिन बट इंटीरियरली। इसको कहते हैं सनकन स्टोमेटा। इसको हम क्या कहते हैं? सनकन स्टोमेटा। इस सनकन स्टोमेटा से क्या हो गया कि चूंकि आपका स्टोमेटा डायरेक्टली मार्जिन पे नहीं तो हवा के साथ कम इन कांटेक्ट होगा, एयर के साथ कम इन कांटेक्ट होगा, तो ट्रांसपायरेशन का अमल जो है वो कम से कम होगा और वाटर की जो लॉस है उसको प्रिवेंट किया जा सकेगा। और इंटीरियर होने के जो है हमारे पास रीजन यही है। तो ये नेचर ने इन प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स दी होती हैं जिनकी बुनियाद पर वो इस किस्म के ड्राई कंडीशन के अंदर अपने आप को इजीली जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं और अपने इजीली अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द स्लाइड्स जो यहाँ पर आपको ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स मिलेंगी। दीज आर ऑल कैक्टाई आर ज़ीरोफाइट्स। जैसे अनदर सक्सुलेट ज़ीरोफाइट विद फ्लैश लीव्स, अभी अपने बात की जूसी स्टेम्स वाले। ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स। तो आपकी बुक में ज़्यादातर कैक्टाई का नाम आता है, तो आप ये जो है तीन एग्जांपल्स को भी आप कोट कर सकते हैं और इसको आप याद कर सकते हैं। जो लास्ट टॉपिक जो है इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर वो हमारे पास है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स हमारे पास इस किस्म के प्लांट्स है जो इस किस्म की कंडीशंस में पाए जाते हैं जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अगर हम मेरीन इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट, सैलाइन एरिया। और अगर हम सॉइल की बात करेंगे तो सैलाइन सॉइल। तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो उन एरियाज में पाए जाते हैं, उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है एंड दे इजीली अडॉप्टेड टू सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ स्पेशल फीचर्स गिवन बाय द क्रिएटर के। अल्लाह ताला ने उनको ऐसी खूबियाँ दी होती हैं जिनमें वो आसानी के साथ इस एनवायरनमेंट के अंदर वो रह सकते हैं। Plants living in seawater and saline soil, salts enter the plant bodies due to their high concentration in sea soil. Water tend to move out of the plant cell into the hypertonic seawater or saline soil. जी अब इसको समझिए। जो saline soil होता है या सी environment होता है उन वहाँ पर salt की concentration ज़्यादा होती है। हमारे पास ये प्लांट जब ये सैलाइन सॉइल के अंदर या सी वाटर के अंदर पाए जाते हैं तो वो जो प्लांट्स हमारे पास होते हैं जाहिर बात है उस प्लांट के अंदर वो वाटर आता है, उनकी सेल्स के अंदर आता है, उसके अंदर वो साल्ट की कंसंट्रेशन भी होती है। तो वो जो साल्ट वाला पानी जो है प्लांट टिश्यू प्लांट सेल्स में आता है तो वो सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है और वो सेल के साइटोप्लाज्म में आता है। जब सेल के साइटोप्लाज्म में साल्टी वाटर आता है तो फिर जो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल होता है, जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर चार्ज गेट्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म से जो सरप्लस साल्ट्स होते हैं उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वैक्यूल में लेते हैं। वो जब वैक्यूल के अंदर आ जाते हैं तो वैक्यूल हमारे पास क्या हो जाता है, वो उसकी साल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है जिसको वैक्यूल सैप कहते हैं। साल्ट सोल्यूशन को सैप भी कहते हैं। साल्ट सोल्यूशन, साल्ट प्लस वाटर मिक्स इज कॉल्ड सैप, तो उसको हम वैक्यूल सैप कहते हैं। अब जब वैक्यूल के अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो वैक्यूल के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा साल्ट और वेस्ट प्रोडक्ट को रख सकता है विदाउट बीइंग डैमेजिंग। यानी वो डैमेज नहीं होता, उसके बावजूद सरप्लस साल्ट और वेस्ट प्रोडक्ट को अपने पास रखता है। जब वो अपने अंदर साल्ट कंसंट्रेशन को अपने साथ रख लेता है, ठीक है, तो आपके पास क्या साइटोप्लाज्म के अंदर साल्ट कम हो जाते हैं,
और उसके नतीजे में फिर वो हमारे पास क्या होता है कि वो जो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गन एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं वो डैमेज नहीं हो पाते। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म के अलावा भी अपने अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखता है, क्योंकि अगर वो साइटोप्लाज्म अपने अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखें तभी जाइलम से वाटर जो है सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म का इन्वायरमेंट कंसंट्रेटेड है और जाइलम का इन्वायरमेंट भी कंसंट्रेटेड है, लेकिन साइटोप्लाज्म की जो एरिया है इसने अपने आप को जाइलम के वाटर के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन उससे ज़्यादा अपने आप को कंसंट्रेटेड रखना, तभी वाटर जो है इट टेंड टू मूव इनसाइड। When salt enters the plant cell, plant cells carry out active transport to move and hold large amount of salt in plant cell vacuole. Salts are not allowed to move out through semi-permeable membrane or vacuoles. So the shape of vacuoles remain even more hypertonic than C. C के मुकाबले में हमारे पास क्या है, जो वैक्यूल है उसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा, तभी हमारे पास वाटर जो है इन प्लांट्स के सेल्स के अंदर आ सकता है। In this way, water does not move out of the cell. एग्जाम्पल सी ग्रासेस जो हमने बात की है, इसके अलावा अदर एग्जाम्पल हमने जो है फर्स्ट स्लाइड में उसको मेंशन किया था। अच्छा, ये हमारे पास एक डायग्राम है, लास्ट जो स्केच है हमारे पास ये, वो ये है कि जब आपके पास साल्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पर जो जाइलम के वाटर से साल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर आती है, यहाँ पर आप देखें सोडियम क्लोराइड एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिए। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट होते हैं वो जब जाइलम वाटर से प्लांट सेल के सेल वॉल को क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन की तरफ आते हैं तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन के अंदर 4 गेट्स होते हैं जो इन साल्ट्स को अलाउ करते हैं आने के लिए। ठीक, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से भी लेकर आ सकते हैं और पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर साल्ट कंसंट्रेशन आपके पास जो है वो यहाँ पर आपके पास ज़्यादा है तो और यहाँ पर कम है तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए यहाँ पर साल्ट कंसंट्रेशन आ जाएगी। ये जो साल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, इससे यहाँ पर मौजूद बाकी सेल ऑर्गन्स का इफेक्ट हो रहे हैं और उसकी जो एक्टिविटी होती है वो मुतासर हो रही है। तो क्या कर रहे हैं कि नेचर ने वैक्यूल को ये सलाहियत दी होती है कि इस सरप्लस साल्ट को जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए उसको वैक्यूल में ले आते हैं और वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जब ये वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं तो वैक्यूल जो सैप होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है और इस तरीके से जो सेल के ऑर्गेन्स यहाँ जो फंक्शन परफॉर्म करे तो वो इंटरफेयर नहीं थे। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें कि साइटोप्लाज्म का जो यहाँ पर फ्लूइड है इसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन इस जगह से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो जाइलम के अंदर वाटर और साल्ट्स हैं, ठीक है, उसके मुकाबले में ये एरिया कंसंट्रेटेड होना चाहिए। जब ये एरिया कंसंट्रेटेड होगा तो तब यहाँ से वाटर जो है वो अंदर सेल के अंदर आएगा। दोबारा समझें, यहाँ पर आपके पास जो वाटर साल्ट की कंसंट्रेशन और यहाँ जो वाटर साल्ट कंसंट्रेशन के अंदर डिफरेंस होना चाहिए, इस एरिया को ज्यादा कंसंट्रेटेड होना चाहिए बनिस्बत इस एरिया की। जब ये एरिया ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा तो तब यहाँ से जो वाटर होगा वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के वाटर ऑस्मोसिस के जरिए आपके सेल के साइटोप्लाज्म में इंटर होगा। इसके अलावा ये जो हेलोफाइट्स हैं वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी बनाते हैं जिसके नतीजे में वो अपने इस एरिया को कंसंट्रेटेड रखते हैं ताकि जाइलम से वाटर एंटर हो जाए। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सेल ऑर्गन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। अगर साल्ट जो है वो सेल ऑर्गन की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर रहे हो तो फिर इस किस्म के प्लांट्स के अंदर अल्लाह ताला ने ये खूबी रखी हुई कि और के ऐसे केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं जिसके नतीजे में अपने साइटोप्लाज्म के एनवायरनमेंट को कंसंट्रेटेड रखते हैं वाटर को इन लाने के लिए, अंदर लाने के लिए, और ताकि और दूसरा ये कि इस जो ये कंपाउंड्स होते हैं जो अदर देन साल्ट होते हैं ये प्लास सेल के जो एक्टिविटी होती है उसको भी डिस्टर्ब नहीं होने देते। तो आज का लेक्चर यहाँ तक इसके लिए काफ़ी है, इसको आप 2-3 दफ़ा रीड भी कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। डायग्राम हमने इसके अंदर जो है आपको बता दी हैं और डायग्रामेटिक जो है उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर ली है, ठीक है। तो होपफुली कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।